गुप्त साम्राज्य के अंदर आज हम महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि गुप्त साम्राज्य के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी। वैसे जो गुप्त साम्राज्य से पहले का शासन व्यवस्था थी, वहां पर महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन गुप्त वंश के समय महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आना स्टार्ट हो गई थी। हालांकि महिलाओं को फिर भी बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन जो पहले के अधिकार थे उनमें कुछ न कुछ गिरावट थी। तो इसमें देखेंगे महिलाओं की जो स्थिति थी गुप्त साम्राज्य में, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट शुरू हुई और जन्म से मृत्यु तक पुरुषों की संरक्षणकर्ता स्वीकार करने के लिए महिलाओं को बाध्य किया गया कि महिलाएं हमेशा पुरुष के संरक्षण में रहेगी जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक। शासन कार्य में जबकि स्त्रियों के सहयोग का वर्णन हमें मिलता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो अपने पति के साथ शासन के अंदर सहयोग करती थी, जिनमें हमें दो रानियों का उल्लेख मिलता है। एक कुमार देवी और दूसरी थी प्रभावती, जो कि वाकाटक नरेश की पत्नी थी। दहेज प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन था। इसका स्त्री शिक्षा का प्रचलन था और स्त्री जो शिक्षिकाएं थी उसे उपाध्याय, उपाध्याय या आचार्य जैसे शब्दों से उल्लेखित किया जाता था, जिसका उल्लेख हमें अमरकोश में मिलता है। उच्च वर्ग में कुछ स्त्रियां विदुषी तथा कलाकार भी थी, यानी कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था और इसके साथ साथ कुछ महिलाएं, लेकिन ये महिलाएं उच्च वर्ग की थी, न कि निम्न वर्ग की। इनमें कुछ महिलाएं विदुषी और कलाकार भी हैं, जिसमें अनुसुईया, जो कि हमें एक महिला थी जिसका उल्लेख मिलता है कि इसने इतिहास का इनको पूर्व जाता थी और इसका उल्लेख हमें अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है। इसके साथ ही माधव की मालती जो थी, इसमें चित्रकला में निपुण बताते हैं। इससे पता चलता है कि महिलाएं कलाकार और विदुषी थी। सती प्रथा प्रचलित थी, इसका हमें प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है 510 में लिखे हुए एरन अभिलेख से, जो कि भानुगुप्त का अभिलेख है। उसमें गोपराज की पत्नी, गोपराज भानुगुप्त का सेनापति था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो जाती है और पहला सती प्रथा का लिखित अभी हमें साक्ष्य मिलता है। महाकाल मंदिर में देवदासियां, यानी कि स्त्रियां देवदासियों के रूप में, गणिकाओं के रूप में, मेघदूतम और वेश्याओं के रूप में कार्य करती थी। इसका उल्लेख हमें कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में मिलता है। महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था, वो अपनी संपत्ति को गिरवी रख सकती थी, बेच सकती थी, यानी कि महिलाओं को जो संपत्ति है उससे संबंधित पूर्णतः अधिकार था। पुनर्विवाह की महिलाओं को अनुमति थी, लेकिन जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनको अपने पति के भाई के अलावा किसी अन्य से शादी करने का अधिकार नहीं था। पुरुषों में विवाह प्रथा प्रचलित थी, महिलाओं को एक संपत्ति के समान माना जाता था। वेश्या तथा शूद्र महिलाओं को घर से बाहर जाकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति थी, लेकिन उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो घर से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती थी। व्यापार की बात करें कि जो गुप्त साम्राज्य था इसके अंदर व्यापार कैसा था। सर्वप्रथम उद्योग, जो सब प्रमुख उद्योग था, ये कपड़ा उद्योग था। सबसे पहले यहाँ पर यदि हम कहें सबसे विकसित उद्योग कपड़ा उद्योग था। उसके बाद अन्य उद्योग भी काफी विकसित है, जिनमें मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मृण मूर्तियां बनाने वाले, धातु तथा पत्थर के जो सामान तैयार किए जाते थे उनके उद्योग काफी विकसित थे। हमें महरौली लोह स्तंभ से भी याद होता है कि उस समय धातु को बनाने की कला काफी अच्छी थी, जिसमें आज भी इस महरौली लोह स्तंभ में जंग नहीं लगा। इससे यही याद होता है कि वहां पर जो धातु बनाने की कला काफी अच्छी थी। भोपालियों की समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था और इस निगम का जो प्रधान होता था इसे श्रेष्ठी कहा जाता था, लेकिन व्यापारियों का जो समूह होता था इसे सार्थ कहा जाता था और सार्थ का नेता सार्थवाह होता था। व्यापार की बात करें, व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ सबसे ज्यादा होता था। रोमन के समय रोमन का जो व्यापार होता था इससे पहले उसका पतन हो चुका था, यानी कि गुप्त साम्राज्य के अंदर रोमन के साथ व्यापार नहीं होता था। जो दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार होता था बंगाल की बंदरगाह से होता था तथा पश्चिम में बड़ौत बंदरगाह से होता था। सर्वाधिक व्यापार बेंटाइन साम्राज्य तथा चीन के साथ होता था। बेंटाइन साम्राज्य से हम रेशम और मसाला निर्यात करते थे। यदि हम कहें हमारा व्यापार की निर्यात सबसे ज्यादा हमारा रेशम का और सबसे ज्यादा मसालों का होता था। उसके साथ सहेली, जो कि सहेली द्वीप पर श्रीलंका वाले रहते थे, ये व्यापारी वर्गों से बिचौलिया का कार्य करते थे। और आयात की बात करें, हम चीन शंखु मंगवाते थे, इथोपिया से हाथी दाग, बैक्टीरिया, अरब और ईरान से घोड़े का आयात किया जाता था। इसके साथ ही कुछ पश्चिमी देशों से हम मदिरा, बहुमूल्य रत्न, औषधियां तथा जड़ी बूटियों का भी आयात करते थे।